जय हिंद दोस्तों। मैं कुमार यशवंत आप सभी का वेलकम करता हूँ कार 99 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा और आज हमें देखना है सम्राट अशोक के बारे में। तो दोस्तों, ये सम्राट वही सम्राट है अशोक है जिनके पिता का नाम बिंदुसार है और इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों बिंदुसार के समय हम ये अर्थात अपने पिता बिंदुसार के समय अवंती के गवर्नर हैं और इन्हीं के जो सौतेले भाई हैं सुसीम या सुमन, ये इस समय तक्षशिला के गवर्नर हैं। दोस्तों, इनके पिता का नाम बिंदुसार है, इनकी माता का नाम दोस्तों सुभद्रांगी है। सुभद्रांगी का उल्लेख दोस्तों हमें बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसके अलावा इनकी कुछ पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कालुबाकी, महादेवी, पद्मावती और असंधिमित्रा अर्थात असंधिमित्रा और तिष्ठरक्षिता। दोस्तों, महादेवी जो है ये मध्य प्रदेश में विदिशा के व्यापारी या श्रेष्ठी की क्या है दोस्तों, ये पुत्री है। और इसके अलावा दोस्तों हमें कुछ पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे तीवर, कुणाल, महेंद्र और जालौक। दोस्तों, जालौक का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है तो दोस्तों कश्मीरी साहित्य में कलहट की पुस्तक है दोस्तों राजतरंगिणी। क्या है दोस्तों? राजतरंगिणी। इससे भी हमें जालौक के संबंध में जानकारी मिलती है। और दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख प्राप्त होता है सम्राट अशोक का, उसमें हमें पुत्र तीवर और पत्नी कारुबाकी का एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, पुत्रियों में तो संघमित्रा और चारुमती। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अन्नाम में देखें तो हमें बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश में दोस्तों क्या नाम प्राप्त होता है तो दोस्तों देवा नाम प्रियदस्सु अर्थात देवताओं का प्रिय। इसके अलावा दोस्तों में विष्णु पुराण में सम्राट अशोक का नाम अशोक वर्धन देखने को मिलता है। और दोस्तों अशोक का नाम हमें अशोक नाम किन अभिलेखों में देखने को मिलता है दोस्तों? तो दक्षिण में 3 अभिलेख, नेतूर, उडेगोलम, सन्नाती और गुजरात तथा मास्की, ये 5 अभिलेख हैं दोस्तों जिनमें हमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों तो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। इस दिव्यावदान में हमें अशोक के 2 भाइयों का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। पहला क्या है? सुसीम। सुसीम दोस्तों इसका बड़ा और सौतेला भाई है। सुसीम का अन्य नाम हमें सुमंत भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये छोटा भाई है और ये सगा भाई है। क्या नाम है दोस्तों? विगताशोक, या इसी का नाम हमें भी देखने को मिलता है। दोस्तों, सम्राट अशोक के समय जो प्रधानमंत्री थे वो राधागुप्त थे और जो बिंदुसार के समय थे दोस्तों तो खल्लाटक, और चंद्रगुप्त के समय हमने देखा आचार्य चाणक्य, पटेल, या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री राधागुप्त है सम्राट अशोक के समय। क्या वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने इन्हें सम्राट घोषित किया? तो दोस्तों हाँ, उस समय बिंदुसार के समय ये एक साधारण मंत्री थे। दोस्तों, शासक बनने की पृष्ठभूमि समझेंगे। दोस्तों, जब तक्षशिला में दूसरा विद्रोह होता है तो उस टाइम पे दोस्तों कौन? सुसीम, जो अशोक सम्राट अशोक का बड़ा और सौतीला भाई है, तक्षशिला का विद्रोह कुशल रहा होता है किंतु असफल रहता है अपनी इस कार्य में। तो दोस्तों उसी समय बिंदुसार की भी मृत्यु हो जाती है। और राधागुप्त क्या करेगा दोस्तों? ये मंत्री है बिंदुसार का, सम्राट अशोक को अवंती से बुलाएगा और इसको सम्राट घोषित कर देगा। वहां पर दोस्तों पाटलिपुत्र में। और इसी क्रम में सम्राट अशोक का जो है 269 ईस्वी में दोस्तों राज्याभिषेक किया जाएगा और इस राज्याभिषेक से ये शासक बन जाएगा। दोस्तों, शासक बनने के संबंध में हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश से यह जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों अन्य बौद्ध ग्रंथों में तो हमें उल्लेख मिलता है इसने अपने बड़े और सौतेले भाई सुसीम या सुमन की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। और दोस्तों तिब्बती बौद्ध लेखक हैं दोस्तों लामा तारानाथ, इन्होंने भी उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में इसने अपने 6 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। लेकिन दोस्तों ये सत्य नहीं है। क्यों दोस्तों? हम आगे देखेंगे अशोक के अभिलेख कि हमें अशोक के 5वें अभिलेख में उसके सभी जीवित भाइयों का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख में? तो 5वें अभिलेख में। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे सम्राट अशोक के प्रमुख विजय अभियान, जिसमें हम पढ़ेंगे कलिंग के संबंध में और फिर इसके पश्चात कलिंग विजय माना जाता है सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में की। यह कलिंग का अभियान दोस्तों 261 बीसी में किया। और हमें कलिंग के विषय में जानकारी सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ कलिंग में शासक है नंदराज। सम्राट अशोक नंदराज को पराजित करेंगे और इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार दोस्तों इस युद्ध में माना जाता है करीब 1 लाख से अधिक लोग
लोगों की मृत्यु हुई और करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। दोस्तों हेमचंद राज चौधरी इस युद्ध के संबंध में लिखते हैं कि ये अशोक का शासक बनने के पश्चात ये पहला और आखिरी युद्ध था। इसके पश्चात उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धार्मिक या सांस्कृतिक नीति को अपना लिया। माना जाता है दोस्तों अशोक को इस युद्ध के पश्चात भयंकर दुख और पश्चाताप हुआ, जिसके पश्चात दोस्तों अशोक ने युद्ध नीति की जगह धार्मिक नीति को अपनाया। और यह भी उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध से ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को भी कष्ट पहुंचा। दोस्तों अन्य विजय में देखें तो खस और नेपाल की विजय भी प्राप्त होती है अशोक के संबंध में। दोस्तों अशोक ने खस और नेपाल पर भी शासन किया। खस की पहचान दोस्तों संदिग्ध है। और नेपाल में माना जाता है सम्राट अशोक ने ललितपत्तनम नगर बसाया और सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती ने नेपाल में देवपत्तनम नामक नगर भी बसाया। तो दोस्तों ये थे सम्राट अशोक के कुछ विषय अभियान। आगे हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख में भी दोस्तों लघु स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख और इसके अलावा दोस्तों देखेंगे गुफा लेख या गुहा लेख। दोस्तों यदि क्लासेस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए उपकार 99 के यूट्यूब चैनल को और ऑल बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी क्लासें आप तक निर्धारित समय तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।